हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे अनिका की स्टोरी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा देर न करते आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मल्होत्रा फार्मेसी। इधर श्वेता को लक्ष्य के चले जाने का इंतजार करते हुए काफी देर हो चुकी थी। हर थोड़ी देर के बाद वह सर्विलांस रूम में जाकर बाहर का नजारा देख लेती। हर बार देखने का उद्देश्य एक ही था कि लक्ष्य वहां से जा चुका है अथवा नहीं। अब जब ऐसा करते हुए घंटों का समय बीत चुका था, तब श्वेता झुंझला उठती है। अंत में फार्मेसी से बाहर जाना तय करती है। श्वेता खुद से कहती है, मेरी मर्जी, मैं उसे मिलूं या ना मिलूं। अगर मुझे उससे नहीं मिलना तो मैं भी देखती हूँ कि वह मुझसे कैसे बात कर पाता है। मैं उसकी कोई मैं उसकी कोई मिल्कियत नहीं हूँ जिस पर उसका किसी प्रकार का अधिकार हो। मैं इस तरह उसे छिप क्यों रही हूँ? क्या मैंने कोई अपराध किया है? जब मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और वह कोई पुलिस वाला नहीं है, तो फिर उससे बचने के लिए मुझे इस तरह से छिपने की जरूरत भी नहीं है। मैं उसकी आंखों के सामने से बिना उससे मिले, बिना उससे बात किए यहाँ से बाहर जा सकती हूँ। और जब मैं ऐसा करूंगी तो उसे भी अगली बार के लिए सबक मिल जाएगा कि इस तरह किसी की मर्जी के खिलाफ उसका इंतजार करना सिर्फ एक बेवकूफी है। उसे अच्छा लगेगा या बुरा, यह सोचना मेरा काम नहीं है और मुझे इससे कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। और अगर मुझे फर्क पड़ रहा है तो बेवकूफ वह नहीं, मैं ही हूँ। अपने आप को यह सब समझाने के बाद श्वेता फार्मेसी से बाहर जाने के लिए अपना पर्स उठा लेती है। फिर लक्ष्य का सामना करने के लिए बाहर की ओर चल पड़ती है। उधर अपनी गाड़ी में बैठकर इंतजार करते हुए लक्ष्य के फोन पर अचानक से अलग तरह की बीप सुनाई देने लगती है। वह अपनी गाड़ी के डेस्कटॉप पर रखे हुए फोन की इस बीप को सुनते ही झट से फोन की स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। उसे देखने के बाद लक्ष्य के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। जहां अब तक लक्ष्य की प्राथमिकता श्वेता से मिलना था, अब अचानक से वह वहां से चले जाने का मूड बनाता है। अतः वह झट से अपना फोन पॉकेट में रखते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करता है। इधर श्वेता जब बाहर आती है तो देखती है कि लक्ष्य और उसकी सिक्योरिटी वहां से काफी तेज गति से रवाना हो रही थी। कहाँ तो श्वेता यह सोच रही थी कि वह लक्ष्य की आंखों के सामने से बिना बात किए निकलेगी और लक्ष्य को सबक सिखाएगी। वहीं लक्ष्य बिल्कुल ऐसा ही करते हुए उसकी आंखों के सामने से निकल जाता है। श्वेता अपनी जगह पर खड़ी खड़ी बस देखते ही रह जाती है। लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने इस तरह जाते हुए देखकर श्वेता को अपने आप में काफी बुरा लगने लगता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे लक्ष्य के जाने पर इस तरह खराब लगने का क्या औचित्य है। वह इतनी देर से यही तो चाहती थी कि लक्ष्य यहाँ से चला जाए। कब से वह इसी पल के लिए इंतजार कर रही थी ताकि वह शांति से घर जा सके। अब जब लक्ष्य उसकी आंखों के सामने से उसे अनदेखा करते हुए तेजी से निकल जाता है, तो उसे अपने आप में इंसल्टेड फील होता है, क्योंकि श्वेता को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि लक्ष्य ने उसे फार्मेसी से बाहर आते हुए देख लिया था। उसके बावजूद भी वह इस तरह चला गया जैसे कि उसे श्वेता के यहाँ होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक से श्वेता के मन में एक और विचार पनप उठता है। क्या लक्ष्य मुझसे नाराज होकर यहाँ से गया है? क्या वह इतनी देर तक यहाँ सिर्फ यही जानने के लिए खड़ा था कि मैं फार्मेसी में हूँ या नहीं? यह विचार मन में आते ही श्वेता का मन विचलित हो उठता है। वह सोचती है कि इस तरह तो मैं लक्ष्य की नजरों में झूठी साबित हो गई। अब वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? तभी वह खुद को समझाते हुए कहती है, अच्छा ही है अगर वह नाराज होकर गया है। जब तक नाराजगी रहेगी, कम से कम तब तक वह मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं करेगा। देखा जाए तो एक तरह से यह मेरे लिए भी अच्छा ही है। जितनी समझदारी से वह अपने मन को समझा रही थी, उसका मन उतने ही अधिक असंतोष से भरता जा रहा था। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि जो वह चाहती है वही होने के बाद भी उसे खुशी क्यों नहीं हो रही। वह अपने आप में बेहद चिड़चिड़ापन क्यों महसूस कर रही है। इधर आनंद सन्याल के हाउस में आनंद भी ऐसी बेशर्मी भरी बातों को सुनकर अनिका कहती है, तो तुम सीधी तरह से कुछ नहीं बताओगे? अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी। तुम अपने लिए तुम्हारा जो जी चाहे उस चीज का चुनाव कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा चुनाव ही आज तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला है। अब आनंद कहता है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जहाँ तुम बैठी हो उसके ठीक पीछे का दरवाजा एक खुफिया दरवाजा है। इसकी मदद से तुम कुछ ही पलों में यहाँ से काफी दूर निकल जाओगी। फिलहाल यहाँ से तुम्हारा चले जाना अच्छा होगा। फिर वहाँ टेबल पर रखे हुए अपने कार्ड में से एक कार्ड उठाते हुए अनिका की तरफ करते हुए कहता है, मेरा फोन नंबर इस पर लिखा हुआ है। जब बोलोगी, जहाँ भी आने के लिए बोलोगी, मैं आ जाऊंगा।
फिर वहां पर तुम चाहे अपनी नफरत से मार देना या प्यार से, मुझे दोनों ही मंजूर होंगे। अब अनीका कहती है, यह तो अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि तुम कुछ देर बाद तक भी जिंदा रहोगे या नहीं। कल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अनीका की इस बात पर आनंद मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। वह परी का छोटा सा स्टैचू अभी भी उसी के हाथ में था और अब कहता है, जीना ना सही मरना सही, तुम्हारे जैसी लड़की के हाथों मुझे यह भी मंजूर है। इतना कहने के बाद आनंद अपनी बात को ठीक करते हुए कहता है, ओह सॉरी, तुम्हारी जैसी लड़की नहीं बल्कि तुम्हारे हाथों, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों। लेकिन फिलहाल तुम्हारे यहाँ पर आने से कई बातों के मतलब बिल्कुल साफ हैं। आनंद का कहा हुआ वाक्य, अंतिम वाक्य सुनकर अनिका थोड़ी सी हैरानी के साथ आनंद की ओर देखती है, जैसे कि वह जानना चाह रही हो कि उसकी बात का मतलब क्या है। अब आनंद कहता है, मुझे इस तरह देखोगी तो मैं तुम्हारे बिना मारे ही मर जाऊंगा। यह सब कहते हुए आनंद के कदम धीरे धीरे अनिका की ओर बढ़ रहे थे। अब वह आगे कहता है, मतलब साफ है, या तो तुम्हारी याददाश्त गई ही नहीं या फिर वह वापस आ गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पुरानी याददाश्त वापस आई है तो तुम्हें मेरे साथ हुई मुलाकात कैसे याद है, और अगर याद है तो इसका मतलब यह है कि तुम अपनी जिंदगी का एक भी पहलू भूल ही नहीं हो, चाहे याददाश्त गई थी या नहीं गई थी। अब इस वक्त तुम्हारे पास अपनी हर याद मौजूद है, यह भी हमारे लिए फायदे का ही सौदा है। अब तक आनंद सन्याल अनिका के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है और अनिका के चेहरे की तरफ यह कहते हुए झुकता है, फिर तो तुम्हें अपने दोस्त और दुश्मन दोनों ही अच्छी तरह से याद होंगे। आनंद के अनिका के चेहरे के इतने करीब आने की वजह से अनिका एक जोरदार पंच उसके पेट पर मार देती है। यह पंच इतनी तेज था कि इसकी वजह से सागर सन्याल दूर जाकर गिरता है। उसका शरीर कॉर्नर से रखे हुए एक टेबल से जा टकराता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर रखा हुआ कांच का डेकोरेटिव वॉश नीचे गिर जाता है। इस पर क्रम में काफी तेज आवाज होती है। अब अनिका अपनी जगह से उठती है और जमीन पर पड़े हुए आनंद के पास जाकर उसकी ओर नीचे की तरफ झुकती है और कहती है, काफी होशियार हो तुम, बिना समझाए ही काफी कुछ समझ गए हो, लेकिन अब अपनी इसी समझदारी का इस्तेमाल ठीक तरह से करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। फिलहाल तुम अपनी फालतू की बकवास बंद करो और जो बताने की बात है वह बकना शुरू करो। इतना कहकर अनिका आनंद सन्याल का कॉलर पकड़ लेती है और आगे कहती है, तुम्हें मारने के इरादे से मैं यहाँ नहीं आई, लेकिन तुम्हारे मरने से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर तुम यही चाहते हो तो ऐसा ही सही। ठीक इसी वक्त आनंद बड़ी ही रफ्तार से अपना हाथ अनिका की गर्दन की तरफ ले जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उसे नीचे की तरफ झुका देता है। तभी अनिका महसूस करती है कि उसके सिर के ठीक ऊपर से एक गोली गुजरी है, जो दूसरी तरफ मौजूद शीशे में जा लगी है। इधर मॉरिसन्स में यह एक खुली जगह थी और काफी सुनसान थी। भूमिका अकेले ही इस जगह पर इधर से उधर टहलती हुई नजर आ रही थी। कुछ देर बाद वहाँ एक वैन जैसी लंबी गाड़ी आकर रुकती है। इसे अंदर से देखने के बाद कोई भी आसानी से बता सकता था कि इसमें काफी ज्यादा हेर फेर करके व्यक्तिगत प्रयोग के लिए तैयार किया गया है। तात्पर्य इसे किसी विशेष उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। भूमिका सचेत हो जाती है और उसका हाथ अपने पिस्तौल पर चला जाता है। पिस्टल बाहर निकाले बिना ही वह बड़ी ही सावधानी से वैन की ओर देखने लगती है। तभी ड्राइवर की सीट की तरफ का दरवाजा खुलता है और निखिल उसमें से बाहर आ जाता है। निखिल को देखते ही भूमिका उस पर भड़कने लगती है। तुम्हें पता है कि कोई और भी है जो लगातार हम पर निगाह रखे हुए है। यहाँ पर आते हुए बड़ी मुश्किल से उन लोगों की आंखों में धूल झोंक कर आई हूँ, और यह कैसी जगह की लोकेशन तुमने मुझे भेजी है। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा फैला हुआ है, यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, और तुम खुद भी इतनी देर में यहाँ आ रहे हो। ऐसा भी क्या जरूरी काम था जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ अकेले बुलाया है। अब निखिल कहता है, काफी बड़ी बेवकूफ हो तुम। किसी के इस तरह अकेले बुलाने पर तुम बिना कुछ सोचे समझे वहाँ कैसे जा सकती हो, वह भी दूसरे देश में जहाँ तुम्हें कोई जानता तक नहीं, जहाँ तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं। क्या एक ऑफिसर को ऐसा करना शोभा देता है? निखिल की ऐसी बातें सुनकर भूमिका को काफी अजीब लगता है और वो कहती है, क्या तुमने ऐसी बेतुकी बातें करने के लिए मुझे इतनी रात को परेशान किया है? अब निखिल भूमिका के पास आता है और बड़ी हिम्मत भरी आवाज में कहता है,
मैंने सोचा कि तुम्हें मनाते हुए कई साल गुजर चुके हैं, पर तुम किसी भी तरह मेरी बात मानकर राजी नहीं हो। मेरे प्यार को अपनाना या मेरे साथ रहना तो दूर, तुम मुझे माफ तक करने के लिए तैयार नहीं हो। बस अब बहुत हुआ। अब मैं तुम्हें मनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा मन चाहता है, जो मेरा दिल करता है। इस खुली जगह पर तेज चलती हुई हवा से भूमिका के खुले हुए बाल लगातार इधर से उधर उड़ रहे थे। भूमिका जिस निखिल के साथ हमेशा सुरक्षित महसूस करती थी, आज उसी के साथ उसे बड़ा ही असुरक्षित महसूस हो रहा था। वह निखिल से कुछ कदम पीछे हट जाती है और फिर कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि समझ के साथ तुमने भी कुछ तुमने भी कुछ घुटले लिए हों और उसका असर तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता पर पड़ गया हो। अब निखिल कहता है, मैं पूरे होशोहवास में हूँ और जो भी कह रहा हूँ वह अच्छी तरह सोच समझ कर कह रहा हूँ। तुम जानते ही हो, ड्रिंक करना मेरी फितरत में नहीं है। अब भूमिका पहले से कहीं ज्यादा सावधान हो जाती है और कहती है, अच्छा तो क्या करोगे तुम? अब निखिल जवाब देता है, किडनैप। मैं तुम्हें किडनैप करूंगा। ये सुनते ही भूमिका अपनी कमर के पीछे से अपनी गन निकालते हुए निखिल की तरफ तान देती है। फिर दोनों हाथों से अपनी गन को संभाल कर पोजीशन लेते हुए निखिल से कहती है, देखो, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो अभी भी वक्त है, साफ साफ कह दो, नहीं तो आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। अब निखिल घूम जाता है, उसकी पीठ भूमिका की तरफ हो जाती है और वो कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कुछ ऐसा ही करोगी। तुम इतनी आसानी से मान जाने वालों में से नहीं हो, इसलिए तुमसे बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं। इसलिए आज वक्त मुझे इस मोड़ पर ले आया है। अब भूमिका कहती है, भागने की कोशिश बेकार है निखिल, मेरे निशाने के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो। अब निखिल वापस भूमिका की तरफ घूमते हुए कहता है, लेकिन तुम मेरे निशाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हो। ऐसा कहते हुए वह एक छोटी सी करीब 15 सेंटीमीटर लंबी व सामान्य पेन जैसी मोटी दिखने वाली एक डिवाइस निकालता है, जिसे अंधेरे में देखा नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही निखिल की उंगलियां उस पर घूमती है, वह चमक उठती है और उसमें से एक रोशनी जैसी लाइन निकलते हुए दिखाई देती है। यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आसमान में गिरती हुई बिजली। इसी बिजली की छोटी सी लड़ी भूमिका के हाथों पर जाकर लगती है, जिससे भूमिका को अपने हाथों में एक करंट जैसा महसूस होता है, जिससे उसकी गन हाथों से छूटकर नीचे गिर जाती है। जैसे ही भूमिका उसे उठाने की कोशिश करती है, वह पाती है कि उसके दोनों हाथ एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं, और जैसे ही वह अपना पैर आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, निखिल अपने हाथ में पकड़ी हुई उसी डिवाइस से निकलने वाली लेजर लाइट की मदद से उसके पैर भी हाथों की तरह बांध देता है। भूमिका जैसे ही खुद को इससे छुड़ाने की कोशिश करती है, वह खुद को नाकामयाब पाती है। उसकी जरा से भी कोशिश उसे बिजली के करंट जैसा झटका दे रही थी। उसकी कोशिश जितनी ज्यादा ताकत के साथ होती, यह झटका उसे उतनी ही ज्यादा तेज महसूस होता। हर एक कोशिश के साथ ही उसे ऐसा लगता जैसे कि वह बिजली जैसे दिखती हुई तार उसके हाथ पैरों को काट रही हो। वह दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, अब ये क्या है? निखिल भूमिका के गुस्से का जवाब उतने ही अधिक प्यार से देते हुए कहता है, तुम कोई सामान्य लड़की नहीं हो जिससे सामान्य हथियारों से निपटा जा सके। तुम खास हो, इसलिए खास तुम्हारे लिए तुम पर लेजर स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया गया है। तुम्हें चोट पहुंचेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब भूमिका कहती है, यह सब क्या है? तुम यह सब क्यों कर रहे हो? यह तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बस एक बार मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब निखिल मुस्कुराता है और भूमिका के पास आ जाता है और कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम बिल्कुल ऐसा ही करोगी, इसलिए अपनी सुरक्षा सबसे पहले। इसके बाद निखिल अपनी जेब से एक चौड़ी टेप निकालता है और उसकी मदद से भूमिका का मुंह बंद कर देता है और फिर कहता है, शोर मचाना एकदम मना है। इसके बाद वह भूमिका को अपने कंधे पर उठाकर वैन के अंदर ले जाता है। आनंद सान्याल हाउस। अनिका और आनंद दोनों अपनी अपनी बात एक ही समय पर बोल उठते हैं। आनंद कहता है, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ से चली जाओ, मैं खुद आकर मिल लूंगा, पर नहीं, तुम्हें सारी बातें अभी और यही जाननी है। इसी समय पर अनिका कहती है, तो तुम इतनी देर से इनका इंतजार कर रहे थे? यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और ना ही तुम्हें बचा पाएंगे। अपनी अपनी बात एक साथ बोलने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे की कही हुई बातों को ठीक तरीके से सुन पाते हैं। अब अनिका कहती है,
तुम्हारे ही घर में इतनी सख्त सिक्योरिटी के बीच अगर यह तुम नहीं हो तो फिर कौन है? इतना कहने के बाद अनिका आनंद सन्याल की गर्दन पर हाथ रखकर उसे बाईं ओर गिरा देती है और खुद भी इसी दिशा में झुक जाती है। इस बार गोली एक बार फिर से उसके सिर के पास से होकर गुजरती है। तभी आनंद हाथ से इशारा करता है, जिसका मतलब था कि हमें उस ओर आगे बढ़ना चाहिए। उसने अपना हाथ उसी दरवाजे की ओर किया था। इसके बारे में यह बात कर रहा था, लेकिन वह देखने में किसी भी प्रकार से दरवाजे या रास्ते जैसा दिखाई नहीं दे रहा था। वह सिर्फ वहां मौजूद दीवार का एक हिस्सा था। अब अनिका अपना मास्क ऊपर कर लेती है। इसके बाद आनंद को घूरती है। आनंद कहता है, मुझे अच्छा लगा यह जानकर कि तुम्हें काफी चिंता है मेरी। अब अनिका का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह अपने हाथ की खुली उंगलियों से मुट्ठी बना लेती है। तभी आनंद अपनी बात को आगे बढ़ाता है, अगर जिंदा बचेंगे तो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिल सकेंगे। मुझ पर गुस्सा बाद में कर लेना, फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद आनंद अनिका के साथ उसी खुफिया रास्ते की ओर खिसकते हुए अनिका के सवाल का जवाब देता है। वैसे तुम जानना चाहती हो इसलिए बता देता हूँ, यह वही है जिनकी तलाश तुम्हें यहाँ तक ले आई है। इसके अलावा तुम्हारी तलाश इन्हें भी यहाँ तक ले आई है। शायद इस वक्त इनसे ज्यादा तुम्हारी चाहत और किसी को नहीं। अनिका को इस गोल गोल बात पर हैरानी होती है, लेकिन इस वक्त वह अपनी हैरानी प्रकट करने की स्थिति में नहीं थी। इस समय इससे भी ज्यादा परेशानी की बात अनिका के लिए यह थी कि गोलियां किस तरफ से चल रही हैं। वह चलाने वालों को देख नहीं पा रही थी, क्योंकि वहां पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। जब उसने आनंद और अपना बचाव किया, तब गोली उसकी पीठ के पीछे की तरफ से आई थी। इस गोली से अपना और सान्याल का बचाव अनिका अपने तेज कानों और तेज रफ्तार की वजह से कर पाई थी। पिछले कुछ समय में धीरे धीरे अनिका के कानों की संवेदना काफी अधिक बढ़ चुकी थी। यदि वह ध्यान से सुनने की कोशिश करती थी तो वह काफी दूर तक की आवाजों को सुन पाती थी। फिर ये गोलियां तो उसके बिल्कुल आसपास ही चल रही थी। आज तक कई बार अपनी इसी संवेदना की वजह से उसने परेशानी महसूस की थी, लेकिन आज वह वक्त था जब वह यह संवेदना उसे मुश्किल से बाहर निकालने वाली थी। कुछ ही पलों में अनिका और आनंद उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही वह दरवाजा खुल पाता गोलियों की बौछार होने लगती है। अनिका और आनंद एक बार फिर से अपनी जगह लेकर छुप जाते हैं। अनिका यह समझने की कोशिश करती है कि यह गोलियां चल कहां से रही है, तो वह देख पाती है कि दीवारों पर लगे हुए सजावटी पक्षी दरअसल ऑटोमेटिक मशीन गन है, जिन्हें कंप्यूटर की मदद से कहीं और से बैठकर चलाया जा रहा था। अब अनिका अपने हाथों से इशारा करते हुए उन पक्षियों को दिखाते हुए आनंद सन्याल से कहती है, हमें इस कमरे से बाहर जाना होगा। तुम्हारे इस सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकल पाना फिलहाल तुम्हारे लिए नामुमकिन है। दरअसल अनिका अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके इस दरवाजे को खोल भी सकती थी और तेजी से बाहर भी निकल सकती थी, लेकिन आनंद के लिए यह संभव नहीं था और अनिका अपना मकसद पूरा किए बिना चली जाए ऐसा कभी हुआ नहीं था। इसके अलावा एक बड़ा डर यह भी था कि अनिका की मदद करने के बदले में आनंद अपनी जान न गवा बैठे, जिसकी वजह से अनिका फिर एक हाथ आए हुए अवसर को खो दे। अब तक अनिका आनंद के बारे में जो कुछ भी जानना चाहती थी वह केवल लक्ष्य से संबंधित था, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ और ही जानने को मिल रहा था। आनंद अपने होठों को हिलाकर धीमी आवाज में बोलते हुए अनिका को अपने हाथ के इशारे से समझाता है, इस कमरे से बाहर निकलना और भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इस कमरे में चलने वाली मशीन गनों की संख्या की सीमा है, लेकिन बाहर निकलने पर यह साक्षात रूप लेकर असंख्य हो जाएगी। अनिका आनंद की बात को सुन पाती है, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ पाती। फिलहाल आंखों के सामने मौजूद समस्या से लड़ना था, इसलिए अनिका पूरे कमरे में सावधानी से निगाहें घुमाती है और यह देखने समझने की कोशिश करती है कि किन किन जगहों से यह गोलियां आ रही हैं। इसे समझ लेने के बाद वह आनंद को इशारा करती है कि उसके ठीक दाएं तरफ ऊपर की ओर जो पक्षी बना हुआ है वह उसके ऊपर कपड़ा डाल दे। अनिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि इन पक्षियों के अंदर कैमरा भी फिट होंगे, जिसके जरिए से गोलियों को चलाने वाले अनिका और आनंद को देख रहे थे। यदि वह दुश्मन देख नहीं पाएगा तो सही निशाना भी नहीं लगा पाएगा। पक्षी के जिस स्टैचू की अनिका बात कर रही थी यह आनंद से सिर्फ 1 फीट की ऊंचाई पर था। आनंद के लिए इस पर कपड़ा डालना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके अलावा जिस तरफ अनिका और आनंद थे, कैमरा भी उसी तरफ होने की वजह से
उन दोनों को देख नहीं पा रहा था। आनंद को अनिका की बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगती। वह अपनी गर्दन इधर उधर घुमाता है तो पास में रखी हुई एक डेकोरेटिव टेबल पर थारपोस जैसा महीन कढ़ाई किया हुआ सुंदर कपड़ा बिछा हुआ देखता है। आनंद उस कपड़े को खींचता है और तेजी से उस पक्षी के ऊपर कपड़ा डालने के लिए बढ़ता है। ठीक इसी वक्त अनिका अपनी जगह से बाहर निकलकर दौड़कर दूसरी जगह पर छुप जाती है ताकि बाकी कैमरा अनिका को टारगेट करने की कोशिश करे और आनंद अपना काम ठीक तरह से कर पाए। अनिका की यह कोशिश सफल रहती है और इसी तरह कुछ ही देर में वह कमरे में मौजूद ऐसे 5 स्टैचू पर कपड़ा डाल देते हैं और इसके तुरंत बाद अनिका कुछ ही पलों में बड़ी ही आसानी से उन सभी को तोड़कर नष्ट कर देती है। इसके बाद अनिका अपनी भौहें चढ़ाकर आनंद की तरफ देखती है। आनंद अपनी बातचीत के लहजे को बिल्कुल बदलते हुए सामान्य व्यक्ति की तरह कहता है, मुझ पर शक करना लाजमी है, पर इस वक्त यह करना बेकार भी है। भला अपने सिर पर मौत को बांधकर कौन घूमता है? मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने तो कभी इनकी आवाज भी नहीं सुनी। आज सीधा इन्हें गोलियां उगलते हुए देख रहा हूँ। मुझे इस बारे में पता होता तो थोड़ा और जल्दी अपने बचाव के बारे में सोचता। आनंद की बात सुनकर अनिका को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि इस वक्त वह किस तरह के खतरे के बीच मौजूद है। वह अच्छी तरह समझ जाती है कि आज उसका सामना भारी मुसीबत से है जिसके साथ उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। इधर जैसे ही कमरे की सभी ऑटोमेटिक गन नष्ट हो जाती है तो वैसे ही दुश्मन के आदमी उनके कमरे की तरफ बढ़ते हैं। अनिका को कमरे की तरफ आते हुए 2 पैरों की आवाज सुनाई देती है। वह आनंद को दरवाजे की दूसरी तरफ छिपने का इशारा करती है और खुद भी इस दरवाजे के एक तरफ खड़ी हो जाती है। जैसे ही वह आदमी कमरे के अंदर आता है, अनिका बड़ी ही सफाई से अपने एक हाथ के वार से उसकी गन नीचे गिरा देती है और दूसरे हाथ की उंगलियों से उसकी गर्दन पर सामने की तरफ से वार करती है, जिससे वह वहीं के वहीं ढेर हो जाता है। आनंद के मुंह से ऐसा ही निकलता है, बहुत खूब, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। असली लड़ाई तो बाहर जाने के बाद होगी। मेरा कहा मानो, हमें इस खुफिया दरवाजे से बाहर निकल जाना चाहिए। अब अनिका फिर से आनंद को घूरती है और उसकी नादानी पर अपनी गर्दन हिलाती है। फिर अपने एक हाथ की 2 उंगलियों को अपने माथे पर 2 बार घुमाती है और अंत में बोल उठती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह खुफिया दरवाजा अभी भी खुफिया रह गया है? चलो अब इस कमरे से बाहर चलते हैं। यहाँ से जिंदा बाहर निकलने का दरवाजा अब बाहर की तरफ ही है। ऐसा कहकर अनिका दरवाजे से बाहर कदम बढ़ाती है और आनंद उसे रोकता ही रह जाता है। अनिका के इस तरह बाहर निकल जाने के बाद आनंद के पास उसके पीछे पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। वह झट से कमरे में इधर उधर नजर घुमाता है और फिर कमरे के एक अलमारी की तरफ दौड़कर उसमें से गन और कुछ बुलेट्स निकालकर अपने पास रख लेता है। फिर इसके तुरंत बाद वह भी बाहर की तरफ दौड़ पड़ता है। इधर मॉरिसन्स की सड़कों पर निखिल अपनी वैन को ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं उसकी बंधक भूमिका अपने मन में तरह तरह की बातें सोच रही थी। वैसे भी इस वक्त वह इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। निखिल ने उसके साथ वह किया था जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि निखिल उसके साथ ऐसा करेगा। एक और जहां उसे यह लगने लगा था कि निखिल को मौका देना चाहिए और धीरे धीरे अनजाने में ही वह उसके करीब भी बढ़ रही थी। शायद और कुछ समय बीतने के बाद वह उसे माफ भी कर पाती, लेकिन अब वह मन ही मन समय का शुक्रिया अदा कर रही थी कि समय रहते उसे निखिल की हकीकत पता चल गई। वह अब तक भूमिका के सामने सिर्फ और सिर्फ अच्छाई का दिखावा कर रहा था। भूमिका कई बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार दर्द बर्दाश्त नहीं होने पर वह शांति से अपनी जगह पर लेटी रहती। अब वह वहाँ पड़े पड़े ही मन खुद से कहती है, जरूर निखिल का इरादा कुछ और भी है। इस तरह से मुझे किडनैप कर लेना सिर्फ उसके प्यार का हिस्सा नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद फिर से खुद को समझाते हुए कहती है, प्यार का हिस्सा? यह कैसी बातें सोच रही हूँ मैं? यह बात समझने में मुझे इतना वक्त कैसे लग गया? मैं अब तक उसे पहचान क्यों नहीं पाई? यह प्यार हो ही नहीं सकता। यह सब केवल और केवल उसकी हवस का हिस्सा हो सकता है, या फिर किसी को पाने के पागलपन का, जिसके लिए इंसान किसी भी हद तक जाता है और फिर एक समय के बाद ख्वाहिश पूरी नहीं होने पर उसका असली रूप निकल कर सामने आ जाता है। ठीक वैसे ही आज निखिल का असली रूप निकल कर सामने आ गया है, लेकिन अब मैं निखिल से खुद को कैसे बचाऊं? सोच भूमिका, सोच। तुझे जल्दी ही कुछ सोचना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। मुझे कुछ करना ही होगा।
भूमिका एक बार फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इस कोशिश में उसके हाथ पैर उस छोटी सी जगह की दीवारों से टकराते हैं जहां वह बंधक थी। भूमिका को हर बार ऐसा लगता है कि उसके टकराने पर उसे दो आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसे यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि यह जगह काफी छोटे होने की वजह से आवाज गूंज कर उसे दो बार सुनाई दे रही है। इसके अलावा वैन की स्पीड जितनी बार धीरे या तेज होती अथवा वैन किसी मोड़ पर मुड़ती, तब भी भूमिका को इसी तकलीफ का सामना करना पड़ता। कभी उसका सिर टकरा जाता तो कभी उसके हाथ पैर टकराते, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। भूमिका का सिर इतनी तेजी से टकराता है कि उसे चक्कर जैसा महसूस होने लगते हैं। साथ ही बेहोश होने से पहले वह ये महसूस कर पाती है कि वैन को तेज ब्रेक मारकर रोका गया है। जहां भूमिका कुछ पलों की बेहोशी में जाने लगती है, वहीं उसका अंदाजा बिल्कुल सही था कि अचानक से निखिल को अपनी ठीक सामने मोटी लोहे की जंजीर एक तरफ से दूसरी तरफ बंधी हुई दिखाई देती है, जिसे तोड़कर आगे निकलना आसान नहीं था, इसलिए उसने तेज ब्रेक लगाए थे। अभी देखना यह था कि भूमिका की मदद करने के लिए ही कोई आगे आया था या माजरा कुछ और था। मॉरिसन्स में निखिल बड़ी सावधानी से ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक देता है। तभी एक ग्रुप सामने आकर उसकी गाड़ी को घेर लेता है। इस ग्रुप में तकरीबन 10 औरतें और 2 आदमी मौजूद थे। एक आदमी वैन की ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ता है और निखिल को कॉलर से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। निखिल बिना कोई जोर जबरदस्ती किए उनके साथ साथ आगे बढ़ता है और गाड़ी से बाहर निकलकर चुपचाप सहमा हुआ सा खड़ा हो जाता है। तभी वह आदमी पूछता है, बता वह कहाँ है। निखिल बड़ा ही मासूम और अनजान बनते हुए उनसे पूछता है, कौन? तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसा कहकर निखिल अपने चारों तरफ चोर नजरों से देखता है। वह पाता है कि उसे करीब 5 से 6 कदम की दूरी पर उसे और उसकी गाड़ी को घेर कर कुछ औरतें खड़ी हैं, जिन्होंने फाइटिंग पोजीशन ली हुई थी। सभी के चेहरे ढके हुए थे, उनकी वेशभूषा भारतीय थी। निखिल को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि उनके सामने कौन है और क्यों खड़ा है। वह सब उससे क्या जानना चाहते थे। तभी एक दूसरा आदमी, जिसकी हाइट करीब 6.5 फुट थी, लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई भी काफी ज्यादा थी, वह आगे बढ़कर निखिल के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहता है, ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो इस काम को अंजाम दे सके। उसे पकड़ पाना किसी ऐरे गहरे का काम नहीं हो सकता। तुम्हारे अलावा यह किसी और के बस की बात नहीं है। वह आंधी है तो तुम तूफान। सीधी तरह से बताओ कि वह कहाँ है। निखिल एक बार फिर से लगभग कांपती हुई आवाज में कह देता है, कम से कम पहले यह बताओ तो सही कि तुम लोग किसकी बात कर रहे हो। अगर मुझे कुछ पता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है कि इतने सारे लोगों से अकेले ही पंगा लूं। निखिल की बात सुनकर पहला आदमी, जिसने अभी भी निखिल को कॉलर से ही पकड़ा हुआ था, वह कहता है, तुम ही निखिल हो ना? इस पर निखिल बड़ी ही नरमी से जवाब देता है, जी सर, जी मुझे ही सब निखिल कहकर बुलाते हैं। इतने में दूसरा आदमी सख्ती से पूछता है, तुम वही निखिल हो ना जो एक नामी हैकर है? उसकी बात सुनकर निखिल अपने शरीर को और भी सिकोड़ते हुए बीगे मेमने की तरह कहता है, सर जी, नामी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ छोटी मोटी हैकिंग जरूर कर लेता हूँ। बाकी लोग मुझे ज्यादा जानते नहीं हैं। इतना सुनने के बाद वह आदमी दोबारा से एक जोरदार मुक्का निखिल को देता है, लेकिन इस बार वह पंच उसके पेट पर पड़ता है। अब वह आदमी पूछता है, तो बताओ दीदी जी कहाँ है? अब निखिल जवाब देता है, मैं किसी दीदी को नहीं जानता, और अगर जानूंगा भी तो मुझे उससे क्या काम। मुझे जिससे काम है मैं सिर्फ उसी लड़की के आगे पीछे घूमता हूँ, उसी की खैर खबर रखता हूँ। तुम जिसकी बात कर रहे हो मैं उसे जानता तक भी नहीं। फिर आपकी दीदी से मुझे कोई काम पढ़ना कैसे संभव है? मेरा मतलब है मुझे उसके बारे में कुछ भी पता होना कैसे संभव है? अब पहला आदमी कहता है, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी 2-4 हड्डियां तोड़नी पड़ेगी, तब उस दर्द में तड़प कर यह कुछ ही पलों में अपना मुंह खोल देगा। इतने में निखिल अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ करते हुए अपनी हथेलियों से उन्हें रुकने का इशारा करते हुए कहता है, अरे अरे नहीं नहीं, रुको रुको, यह सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम साफ साफ बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मैं बेचारा कोई लड़ाकू या किडनैपर नहीं हूँ जो सबको लेकर फरार हो जाऊं। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ वह बताओ पहले। अब पहला आदमी निखिल के कॉलर से उसे झंझोड़ते हुए आगे कहता है, मतलब तुम बहुत बड़े शातिर खिलाड़ी भी हो, इतनी आसानी से कुछ नहीं बताओगे, ठीक है? ये बताओ तुम यहाँ क्या करने आए थे?
अगर तुम दीदी को नहीं जानते और तुम्हें दीदी नहीं चाहिए थी तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या भारत तुम्हारे लिए छोटा पड़ गया था? इस पर निखिल कहता है, माफ करना सर जी, भारत मेरे लिए कुछ भी छोटा नहीं पड़ सकता। आपको मालूम भी नहीं होगा कि अभी तक तो मैं पूरा भारत घूम भी नहीं पाया। दरअसल वह बड़ा ही इतना ज्यादा है, ऊपर से पुरानी विरासत और धरोहरों की खान भी है। इतने में दूसरा आदमी कहता है, हम यहाँ तुमसे ज्ञान बटोरने नहीं आए हैं, फालतू की बकवास बंद करो अपनी और सीधा मुद्दे पर आओ। बोल दीदी कहाँ है? अब निखिल दोनों हाथ जोड़कर उंगलियों में उंगलियां फंसाते हुए कहता है, आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी भूमिका के लिए आया था। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भूमिका तुम्हारी दीदी नहीं हो सकती। तुम अपनी दीदी की कोई तस्वीर मुझे दिखाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं देखते ही बता दूंगा कि तुम जिस बारे में मुझसे पूछ रहे हो उस बारे में मैं कुछ जानता भी हूँ या नहीं। अब वह आदमी कहता है, ए लड़के, अपनी हद में रहकर बात कर। इस पर निखिल बड़ी ही नरमी से कहता है, देखिए, जब आप मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते हो तो ये भी जानते होंगे कि मैं भूमिका से बेहद प्यार करता हूँ, उसे बेइंतहा चाहता हूँ। मैं यहाँ उसके साथ उसी के लिए आया था। मैंने सोचा था कि अकेले में मौका मिलेगा तो उसे इम्प्रेस कर पाऊंगा, उसके दिल में अपने लिए थोड़ी जगह बना पाऊंगा। लेकिन अब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि रोहित मारवा जैसे बड़े आदमी की बहन कभी मेरे जैसे छोटे मोटे हैकर के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताएगी, यहाँ तक कि मेरे जैसे छोटे आदमी के बारे में सोचेगी भी नहीं। यह सब कहते हुए धीरे धीरे निखिल की आवाज में रोष बढ़ने लगता है। उसी गुस्से के साथ वह आगे कहता है, इसलिए मैं उसे किडनैप करके उससे शादी करने वाला हूँ। इसलिए इस अंधेरी रात में इस अनजान शहर में सड़कों पर घूम रहा हूँ। मुझे क्या पता था कि तुम भी किसी अपने को ढूंढते हुए मुझे ही धर दबोचोगे। फिर अपनी आवाज को कुछ सामान्य करते हुए आगे कहता है, इसके अलावा मेरा यहाँ आने का और कोई मकसद नहीं है। मैं किसी दीदी को नहीं जानता। जब मैं किडनैपर ही नहीं हूँ तो मुझे किसी दीदी की खबर रखने और उन्हें किडनैप करने की क्या जरूरत है? दूसरी ओर के पहलू को देखा जाए तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक हैकर पुलिस वाला कभी नहीं हो सकता, और अगर मैं पुलिस वाला नहीं हूँ तो भी मुझे तुम्हारे जैसे गैंग की किसी दीदी जैसे मेंबर की क्या जरूरत हो सकती है? फिर तुरंत ही अपनी बात को बदलते हुए कहता है, लगता है मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई। मेरा मतलब है तुम्हारी लीडर से मुझे क्या मतलब हो सकता है? इतना कहने के बाद निखिल अपनी बात को स्पष्टता से पूछते हुए कहता है, मैं सही कह रहा हूँ ना? किसी आम मेंबर के लिए तो तुम इस तरह किसी का रास्ता नहीं रोकोगे। जरूर वह तुम्हारी खास ही होगी या फिर लीडर होगी। इतने में पहला आदमी कहता है, इस बकबक की दुकान को इन फाइटर्स के हवाले कर देना चाहिए। कुछ ही पलों में जब हड्डियां टूटेंगी तो यह तोते की तरह बोलेगा। इतने में दूसरा आदमी कहता है, रुको, और उसके बाद निखिल से पूछता है, अगर तुम यह नहीं जानते कि दीदी कहाँ है और तुम यहाँ भूमिका के लिए आए हो तो साबित करो कि तुम जो कह रहे हो वो सच है। अब निखिल कुछ सीधा खड़ा होते हुए मुस्कुरा कर कहता है, यह हुई ना समझदारों जैसी बात, मैं ये साबित कर सकता हूँ। यह सुनते ही पहले वाले आदमी का माथा चढ़ जाता है। जैसे ही निखिल खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है वह निखिल को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लेता है। अब निखिल कहता है, यह भी ठीक है, तुम मुझे नहीं छोड़ना चाहते तो ना सही, लेकिन मेरी बात पर भरोसा करने के लिए तुम्हें जो सबूत चाहिए वह इस वैन में ही है, खुद ही जाकर देख लो। यह सुनकर वह दूसरा आदमी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। यह वैन बैक साइड से खुलती थी, जहां से अक्सर डिग्गी का दरवाजा खुलता है। निखिल पहले आदमी से कहता है, मुझे भी उसी तरफ ले चलो, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। यह सुनकर वह आदमी लगभग निखिल को घसीटते हुए उसी तरफ ले जाता है। निखिल उस दूसरे आदमी को इशारा करते हुए कहता है, यह वैन पीछे की तरफ से इस बटन को दबाने के बाद खुलेगी। निखिल के कहे अनुसार वह दूसरा आदमी वहां पर लगे हुए एक येलो कलर के बटन जैसे गोल हिस्से को दबाता है, जिससे दरवाजा पीछे की तरफ से खुल जाता है। अंदर देखने पर वह गाड़ी अंदर से एकदम खाली थी। अब वह दूसरा आदमी निखिल पर चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ कोई भी नहीं है, तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कहकर जैसे ही निखिल को मारने के लिए वह अपने हाथ का मुक्का बनाता है, तभी निखिल जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मारना मत, बताता हूँ। निखिल के ऐसा कहते ही वह आदमी अपना गुस्सा रोक लेता है। अब निखिल कहता है, वह जो लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची जगह दिखाई दे रही है उसे नीचे की तरफ दबाओ। तभी पहला आदमी दूसरे आदमी की तरफ देखकर कहता है, जरा संभल कर, इसमें इसकी कोई चाल भी हो सकती है।
इस पर निखिल कहता है, इसमें चाल होने की बात कहाँ से आ गई? तुम इतने सारे हो और मैं अकेला। चाल खेल कर भी कहाँ जाऊंगा? तुम्हारे हाथों मरने का शौक मुझे बिल्कुल भी नहीं चढ़ा है। अब दूसरा आदमी निखिल को घूरते हुए गाड़ी के अंदर जाता है और गाड़ी के फर्श से जुड़ी हुई उसे एक बिलांद ऊंची 4 बाय 3 फीट की जगह को अपनी पूरी ताकत के साथ दबाता है, जिससे कटक की आवाज होती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसके दबने से वहां उसके चारों तरफ बने हुए छोटे छोटे डिजाइन ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। अब निखिल कहता है, इसे ऊपर करके खोलो। जैसे ही वह आदमी उसे ऊपर करता है तो यह किसी भी बड़े संदूक के ढक्कन की तरह खुल जाता है। अंदर झांकने पर उसे इसके अंदर भूमिका पड़ी हुई दिखाई देती है। वह आदमी सहारा देकर भूमिका को बाहर निकाल लेता है। बाहर निकालने के बाद झटके से 2-3 कदम पीछे हट जाता है और फिर निखिल की तरफ देखते हुए कहता है, यह इसके हाथ पैरों में क्या है? निखिल कहता है, डरो मत, जमाना बहुत आगे निकल गया है। यह नई तरह की रस्सी है जिससे इसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। अब पहला आदमी कहता है, ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं, लेकिन ये दोनों ही हमारे लिए बड़ा खतरा जरूर है। हो ना हो इन्हीं की वजह से वह लड़का भी हमारे हाथ से निकल गया और दीदी भी हमें नहीं मिल रही है। इन दोनों को खत्म करो और चलो यहाँ से। ऐसा कहकर वह निखिल को उन औरतों के हवाले कर देता है जो इस गैंग के साथ थी। धीरे धीरे ये आवाजें भूमिका के कानों में भी पहुंच रही थी और तभी भूमिका की बेहोशी टूट जाती है। वह आंखें खोलती है और सामने की तरफ देखती है तो उसे धुंधले धुंधले चित्र दिखाई देते हैं। कुछ ही पलों में उसे एकदम साफ साफ दिखाई देने लगता है और साफ साफ सुनाई भी देने लगता है। जब भूमिका कुछ बोलने की कोशिश करती है तो उसके मुंह से सिर्फ ऊ की आवाज सुनाई देती है। तभी वह आदमी भूमिका के चेहरे से टेप हटा देता है। भूमिका कहती है, कौन हो तुम लोग? इसके बाद निखिल की तरफ देखते हुए कहती है, यह कौन सी नई चाल है? अब यह लोग कौन है? तुम बस एक बार मेरे हाथ खोल दो, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि मौत के बाद भी मुझे याद रखोगे। इतने में निखिल उन लोगों से कहता है, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो वापस इस टेप को इसके मुंह पर लगा दो, और उसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। निखिल उन आदमियों को कहता है, देखो मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं, फिर भी समझाना मेरा फर्ज बनता है। आखिर आप मेरे अपने देश से संबंध रखते हो। अगर आप हम दो लोगों को यहाँ मार कर चले भी जाओगे तो आपकी समस्या अपनी ही समस्या बढ़ाओगे। यहाँ दूसरे देश में 2 अनजान लाशों को देखकर, वह भी भारतीय लाशों को देखकर, यहाँ की पुलिस हमारे कातिलों को ढूंढने की कोशिश करेगी और इस तरह आपकी समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप मुझे जिंदा छोड़ देंगे तो आप अपने जिस भी साथी को ढूंढ रहे हैं, मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। और अगर आपको मेरी मदद अभी नहीं चाहिए तो भविष्य में जब तुम चाहो तब मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। फिर अभी अभी आपने ही कहा मैं एक नामी हैकर हूँ, तो मेरी काबिलियत पर आप इतना भरोसा तो कर ही सकते हैं। मुझे मारकर आप लोगों को क्या मिलेगा? भूमिका निखिल को इस तरह की हरकतें करते हुए देखकर और भी बेचैन हो उठती है। वह इधर से उधर हिलते हुए कोशिश करती है कि किसी तरह से खुद को आजाद कर सके, लेकिन नाकामयाब रहती है। उधर उन्हें घेर कर खड़ी हुई औरतों में से एक पोजीशन देते हुए निखिल पर वार करती है, लेकिन इससे पहले ही वह वार निखिल की गर्दन तक पहुंचता दूसरा आदमी अपने हाथ से इशारा करते हुए उसे रोक देता है और कहता है, रुको। इसके बाद पहले आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, यह वाकई में बहुत शातिर है, इसकी बात सही है, इस वक्त इसे जिंदा छोड़ देना ही ठीक होगा। हमारे लिए दीदी को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। इतना सब देखने सुनने के बाद भूमिका कुछ कह पाती उससे पहले ही वह आदमी अपने हाथ में पकड़ी हुई टेप को वापस भूमिका के मुंह पर लगा देता है और फिर भूमिका को पकड़कर जबरदस्ती वापस उसी संदूक के अंदर डाल देता है। फिर संदूक का दरवाजा बंद किए बिना ही वह गाड़ी से बाहर आ जाता है। इसके बाद अपने साथी की तरफ देखकर कहता है, हमें एक नई सिरे से तहकीकात करनी होगी। हो सकता है कि हमारी छानबीन में ही कुछ गड़बड़ हो गई हो। अब पहला आदमी बड़ी चिंता भरी आवाज में जवाब देता है, भाई तुझे जो करना है वह कर, लेकिन याद रख अगर उसे कुछ हो गया तो हमारी मौत पक्का है। एक तो टारगेट हाथ आकर हाथ से निकल गया, दूसरा अगर दीदी को कुछ हो गया तो माँ साहिब हमें कच्चा चबा जाएगी। ऐसा सुनने के बाद दूसरा आदमी उन फाइटर्स औरतों की तरफ देखता है और हाथ से इशारा करता है, जिसका मतलब था कि इसे जाने दो। तभी पहला आदमी उन औरतों से कहता है, रुको, अभी इसे छोड़ना मत।
फिर दूसरे आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे 2 लाशों को ठिकाने लगाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, और पुलिस वालों को जब तक इनकी लाशें मिलेंगी तब तक हम अपने काम को अंजाम देकर यहाँ से निकल चुके होंगे। इनकी शिनाख्त करने में भी पुलिस वालों को काफ़ी दिन लगेंगे। इस वक्त टेंशन वाली बात यह है कि अगर यह झूठ बोल रहा होगा या यह सब इन दोनों लड़का लड़की की मिलीभगत होगी तो हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अब दूसरा आदमी पहले आदमी का जवाब देता है, तुम देख रहे हो इस गाड़ी में सिवाय इस लड़की की और कुछ नहीं। यह लड़की मारवा की बहन है। इसे किडनैप करने के बाद यह लड़का दोबारा मारवा हाउस में घुसकर अपनी जान नहीं बचा पाएगा। इसे हम कभी भी मार सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपना समय बर्बाद करने की जगह हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतने में पहला आदमी कहता है, इसे मारने में समय की कैसी बर्बादी, लो मैं एक पल में ही यह सब किए देता हूँ। ऐसा कहकर वह जैसे ही अपनी जेब से एक तेज धार चाकू निकाल कर निखिल की तरफ बढ़ता है, तभी उसके हाथ पर तेज झटका महसूस होता है और वह चाकू छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। वह आदमी दर्द से तड़प कर अपना हाथ पकड़ लेता है, तभी उनके घेरे से करीब 10 कदम दूर एक और नया घेरा दिखाई देता है। उन्हें कुछ आदमियों ने घेर लिया था। सभी आदमियों ने चेहरे पर मास्क पहने हुए थे और हाथों में लेटेस्ट गन थी। अब निखिल अपनी जगह से खड़े होते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करके बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहता है, बड़े अफसोस की बात है कि मेरी मौत तुम लोगों के हाथों नहीं लिखी है। तुम लोग मुझे नहीं मार पाओगे। बेहतर यही होगा कि मेरा वक्त बर्बाद मत करो और यहाँ से चले जाओ। मुझे जल्द से जल्द भूमिका मारवा से शादी करनी है। अब दूसरा आदमी कहता है, तुम्हें क्या लगता है इन 5-7 हथियारबंद आदमियों के सहारे तुम हमसे अपनी जान बचा सकते हो? तुम नहीं जानते कि जिन औरतों ने तुम्हें घेरा हुआ है उनकी ताकत क्या है। अब निखिल अपना हाथ झाड़ते हुए कहता है, दरअसल तुम और तुम्हारी ये औरतें नहीं जानती कि एक हैकर के दिमाग की पावर की सीमा क्या है। अपने हाथों को झाड़ते हुए ही निखिल ने अपनी कलाई पर हाथ रख लिया था। असल में यह हाथ सिर्फ कलाई पर नहीं बल्कि उनकी सीक्रेट डिवाइसेस पर था, जो निखिल की शर्ट में बटन के तौर पर लगी हुई थी। यह कंट्रोल कर रही थी उसे गाड़ी को जिसे लेकर निखिल घूम रहा था। यह किसी भी मायने में एक सामान्य गाड़ी नहीं थी। वक्त हो गया था इस गाड़ी की पावर दिखाने का। निखिल के एक्टिवेट करते ही अचानक से उस गाड़ी के ऊपर 10 से भी अधिक मशीन गन खड़ी हो जाती हैं। इसकी बॉडी पर अलग अलग तरह के हथियार दिखाई देने लगते हैं। यह सभी स्वचालित थे और साथ में बहुत ही तेज भी, और भी कुछ अलग तरह के डिजाइन उस गाड़ी के चारों तरफ अलग अलग जगह से खुलते हुए दिखाई देते हैं। यह सभी डिजाइन खास तरह के हथियार थे। कुछ ऐसे थे जो पहले देखे गए थे और कुछ एकदम आधुनिक प्रकार के थे। यह सब देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अब निखिल कहता है, गन कैसे काम करती है यह तो तुम जानते ही हो, लेकिन मेरी यह वफादार गाड़ी छोटे छोटे खून से घुल जाने वाले जहरीले तो तीर भी छोड़ती है और बेहोशी की दवा भी। इसके अलावा थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन और देने पर जहरीली हवा भी। अगर आप लोग डिसाइड कर लो कि कैसे मरना चाहते हो। हाँ, यह बताना तो मैं भूल ही गया, बिजली के झटके भी देती है और तुम्हें कुछ ही पलों में जला भी सकती है। क्या तुम लोग देखना चाहोगे? इतना कहकर निखिल अपने गले में हाथ डालता है और कपड़े के मास्क जैसी चीज को ऊपर की तरफ करते हुए अपनी नाक ढक लेता है। जैसे ही एक आदमी निखिल की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, निखिल अपने हाथ की तर्जनी उंगली हिलाकर उसे रोकते हुए कहता है, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि गलतियां इंसान करते हैं, मशीन गलतियां नहीं करती, क्योंकि वह सिर्फ एक बार में दिए गए आदेश को मानती है। यह मशीन गन कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक है। मुझे और मेरे आदमियों को छोड़कर यह एक पल में तुम सबको जिंदगी से आज़ाद कर सकती है। ऐसा कहकर निखिल गाड़ी के खुले हुए पिछले दरवाजे में अंदर जाकर दोनों पैर मोड़ पर बैठ जाता है और फिर कहता है, देखो मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ और एक बार फिर कह रहा हूँ कि मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, इसलिए मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता। वैसे भी तुम लोगों से लड़ भी नहीं सकता, लेकिन बिना लड़े ही जीत सकता हूँ। फिर अपनी एक उंगली को आगे करके उन सभी को दिखाते हुए कहता है, तुम मेरे आदमियों को मारो, मैं तुम्हारे आदमियों को मारूं, अंत में जीत किसी एक की ही होगी। और बिना दुश्मनी के कैसे लड़ाई, कैसी जीत, कैसी हार, इसलिए मैं तुम लोगों को अभी भी जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर अपने दोनों हाथों को अपनी तरफ करते हुए अपने कंधे उचका कर कहता है, फिर मैं आप लोगों की तरह कोई मर्डर तो नहीं हूँ जो रास्ते में आने वाले हर किसी इंसान को मारता हुआ चलूं, लेकिन अपनी जान बचाना मेरा परम धर्म है।
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हारी क्रिया पर प्रक्रिया देना मेरी मजबूरी हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ जाओ और जाकर अपना काम करो। मुझे तुम लोगों से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आया था, मेरा फोकस सिर्फ वही मकसद है। मुझे तुम लोगों से या तुम्हारी किसी लीडर से या किसी दीदी या माँ साहिब से कोई मतलब नहीं। फिर एक पल के लिए उन सभी को देखता रहता है और उनके चेहरे के हाव भाव को समझने के बाद आगे कहता है, मैं तुम्हें अभी भी मौका देता हूँ। तुम यहाँ से जाना चाहो तो सुरक्षित जा सकते हो, और अगर अभी भी मुझसे लड़ना है तो वो तुम्हारी मर्जी। अब वह दूसरा आदमी एक बार फिर कहता है, ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन याद रहे अगर तुमने हमारे साथ कोई भी होशियारी की है तो हम जरूर लौटेंगे। उसकी बात के जवाब में निखिल बड़े ही स्टाइल से अपना हाथ और गर्दन हिलाते हुए कह देता है, जरूर, मैं हर पल तैयार हूँ, पर ऐसी नौबत नहीं आएगी। तभी दो गाड़ियाँ वहाँ आकर रुकती है और वह आदमी व औरतें उनमें बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। गाड़ी के बॉक्स में पड़ी भूमिका सब कुछ साफ साफ सुन पा रही थी और वह अनुमान भी लगा पा रही थी कि बाहर क्या चल रहा है। लेकिन क्योंकि वह सब कुछ देख नहीं पा रही थी, इसलिए वह बाहर की स्थिति का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकती थी। वास्तविकता का उसे कोई भी आभास नहीं था। उन लोगों के चले जाने के कुछ देर बाद निखिल अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद वह फिर एक सुनसान जगह पर गाड़ी को रोकता है और पीछे जाकर उस संदूक को खोलता है जिसमें भूमिका थी। फिर मुस्कुराकर भूमिका की तरफ देखते हुए उसे सहारे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन भूमिका गुस्से के कारण उसका स्पर्श भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। इसलिए बाहर निकलते निकलते भी वह निखिल के सिर पे अपना सिर दे मारती है और निखिल दूर जाकर गिरता है। उसके बाद भूमिका उस बॉक्स से बाहर आ जाती है। अब निखिल अपने सिर को सहलाते हुए कहता है, मुझे मार डालोगी तो आज़ाद कैसे होगी? ये जो तारे तुम्हारे हाथ पैरों में बंदी हैं, इन्हें खुलवाना चाहती हो या नहीं? अब भूमिका अपनी मोटी मोटी आंखों से निखिल को घूरती है, क्योंकि भूमिका खुद भी नहीं जानती थी कि इन लेजर स्ट्रिंग से वह कैसे आज़ाद हो सकती है। इसलिए सिवाय निखिल की बात सुनने के उसके पास कोई भी चारा नहीं था। अब भूमिका अपनी जगह पर स्थिर हो जाती है और निखिल अपने कपड़े झाड़ते हुए जमीन से उठ खड़ा होता है। फिर गाड़ी के अंदर से भूमिका को अपने कंधे पर उठाकर बाहर ले आता है। इस वक्त भूमिका का खून उबाल ले रहा था। वह बस किसी भी तरह से आज़ाद होना चाहती थी और उसके बाद निखिल से ऐसा बदला लेना चाहती थी कि वह कभी भूल ना पाए। अब बाहर आने के बाद अब जब भूमिका चारों तरफ निगाह घुमाती है तो उसे यह महसूस होता है कि यह किसी घर का बड़ा सा लॉन है जिसमें दूर दूर तक भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो वो थे मात्र कुछ पेड़ पौधे। जब भूमिका इधर उधर देख रही थी तब निखिल पहले एक ऑटोमेटिक नाइफ जैसी चीज से भूमिका के हाथों के स्ट्रिंग को काटता है और फिर पैरों की। वह जैसे ही भूमिका के पैरों को आज़ाद करता है, भूमिका एक जोरदार किक निखिल को दे मारती है। निखिल एक बार फिर से दूर जाकर गिरता है। अब भूमिका अपने मुंह से के ऊपर लगी हुई टेप हटाते हुए कहती है, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें अब तक जिंदा ही क्यों छोड़ा। तुम्हें तो बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। तुम्हें शादी करनी है मुझसे, अब जहन्नुम में जाकर किसी चुड़ैल से करना। ऐसा कहकर वह निखिल पर वार करती है। मॉरिसन्स में निखिल अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए भूमिका के वार को रोकता है। इसके बाद भूमिका लगातार अपने हाथों और पैरों से निखिल पर वार करती ही चली जाती है। भूमिका की रफ्तार को देखकर निखिल भी पोजीशन लेकर बड़ी ही सफाई से उसके हर वार को काटता चला जाता है और भूमिका को रोकते हुए कहता है, देखो भूमिका, तुम्हें चोट लग सकती है। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो सही लगे वह करना। लेकिन भूमिका कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और वह अपने मुक्के और लातों से एक के बाद एक वार निखिल पर करती ही चली जा रही थी। जब उसने महसूस किया कि उसके किसी भी वार से निखिल को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और निखिल भी सिर्फ अपना बचाव कर रहा है, तब उसके गुस्से की आग और भी भड़क उठती है। वह अपने गुस्से से कहती है, लड़ो मुझसे। इस तरह कब तक बचाव करोगे? आज मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। अब निखिल जवाब देता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो। अब भूमिका के वार और भी तेज हो जाते हैं। इसी तरह भूमिका को लड़ते हुए 8-10 मिनट बीत जाते हैं।
तब निखिल समझ जाता है कि भूमिका का गुस्सा इस तरह शांत होने वाला नहीं है और ना ही वह रुकने वाली है। अतः अंत में निखिल भूमिका के द्वारा मारे गए पंच को अपनी हथेली पर लॉक कर लेता है और उसके हाथ को उसके सिर के ऊपर से होते हुए सर्कल में घुमाकर उसकी गर्दन को उसी के हाथ से लॉक करके अपने हाथ में पकड़ कर रखता है। फिर जब भूमिका खुद को निखिल से छुड़ाने के लिए अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे की तरफ मुक्का मारती है तो वह दूसरे हाथ से उसके हाथ को लॉक कर लेता है। अब भूमिका की पीठ निखिल की तरफ थी और चेहरा सामने की तरफ। भूमिका का पूरा शरीर निखिल के साथ चिपका हुआ था। निखिल का चेहरा बिल्कुल भूमिका के चेहरे के साथ पीछे की तरफ से लगा हुआ था। लगातार लड़ने की वजह से दोनों की सांसें चल रही थी, इसलिए जब निखिल लंबी गहरी सांस लेता है तो वह भूमिका के कंधे पर महसूस होती है। ये सांसों का स्पर्श भूमिका के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का रहा था। अब निखिल कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अगर मेरी बात सुनना नहीं चाहती हो तो कम से कम उसे एक बार देख लो, तुम्हारा सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जब भूमिका देखती है कि वह किसी भी तरह से निखिल की गिरफ्त से निकल नहीं पा रही है तो वह अपने पैरों को अपने घुटनों से पीछे की तरफ मोड़ते हुए अपने पैर के जूते के तलवे से पीछे की तरफ वार करती है। निखिल के लिए अपने इतनी जोर का वार बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन था। भूमिका इस बार गिरफ्त से बाहर निकल आती है और निखिल तड़पते हुए अपने दोनों हाथों को से उस जगह पर अपना हाथ रखकर वहीं पर बैठ जाता है। जब भूमिका कहती है, अब मुझे लगा कि मुझे माफ कर देना चाहिए, तुम्हें एक मौका दिया जा सकता है, तभी तुमने अपना असली रूप दिखाया। अच्छा ही हुआ कि मैंने तुम्हारे बारे में कोई भी राय कायम करने से पहले इतना वक्त लिया। यह तय कर पाने के लिए तुम्हें सही माना जाए या गलत, आखिर तुम्हारा सच सामने आ ही गया। निखिल कुछ कहना चाहता था लेकिन एक शब्द बोलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब भूमिका आगे कहती है, आज ये किस्सा यही खत्म हो जाएगा, ना तुम रहोगे ना मेरी कसमकस। भूमिका आगे बढ़कर तेजी से निखिल के चेहरे पर अपने घुटने से वार करती है, लेकिन तभी निखिल अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके भूमिका के तेज वार को अपने चेहरे पर पड़ने से रोक लेता है। तभी निखिल की निगाह भूमिका के पीछे की तरफ जाती है। कुछ देखने के बाद वह कहता है, एक तो तुम्हारी मदद करो और ऊपर से तुम कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं होती, कम से कम मेरी नहीं तो अपने लोगों की बात तो सुनोगी। ऐसा कहकर वह भूमिका से कहता है, जरा पीछे की तरफ देखो। जैसे ही भूमिका उस ओर देखती है तो निखिल के मास्क पहने हुए आदमी बाहर निकलकर सामने आ जाते हैं। यह अब तक पेड़ों के पीछे छिपे होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। इन्हें देखने के बाद भूमिका निखिल की तरफ देखते हुए कहती है, मैं इनसे डरने वाली नहीं हूँ, आज मुझे किसी का डर नहीं। अब निखिल कहता है, आज तो क्या तुम कभी भी किसी से भी डरने वाली नहीं, एक बार फिर से देखो। अब भूमिका एक बार फिर से उसी ओर निगाह घुमाती है। जब वह आदमी अपने चेहरों से मास्क नीचे करते हैं तब भूमिका को उन्हें पहचानने में जरा सी भी देर नहीं लगती। यह और कोई नहीं, मारवा परिवार के सिक्योरिटी गार्ड्स थे। अब भूमिका का शरीर एकदम ढीला पड़ जाता है। भूमिका को फाइट के मोड से बाहर आते हुए देखकर निखिल उठकर खड़ा हो जाता है। ठीक इसी वक्त अर्जुन सिंह और सम्मुख भी वहां आ पहुंचते हैं और सीधा जाकर निखिल से गले लगते हैं। भूमिका यह देखकर हैरान रह जाती है कि बजाय मेरे हालचाल पूछने और निखिल को सबक सिखाने के, यह निखिल के गले मिल रहे हैं। अर्जुन सिंह व सम्मुख निखिल के कंधे पर थपथपाते हुए कहते हैं, वेल डन ऑफिसर निखिल। अर्जुन कहता है, तुमने साबित कर दिया है कि एक हैकर का दिमाग कोई मामूली चीज नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ यू। हम यह सोच भी नहीं सकते थे कि यह काम इतनी आसानी से किया जा सकता है, जितनी आसानी से तुमने कर दिखाया। ग्रेट जॉब। यह सब सुनकर भूमिका उन सभी की तरफ देखने लगती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। अब भूमिका अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहती है, क्या तुम सब मिलकर मेरे साथ किसी तरह का प्रैंक कर रहे हो? अगर ऐसा है तो आज तुम में से कोई भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। भूमिका की बात सुनकर अर्जुन सिंह निखिल से कहता है, क्या तुमने अभी तक भूमिका को अपना सरप्राइज नहीं दिखाया? अब निखिल कहता है, देखना तो छोड़ दो दोस्त, अब वह सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए, नहीं तो यह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। मेरा मतलब आखिरी रात होने वाली थी। अब सम्मुख भूमिका की तरफ देखकर कहता है, कम ऑन भूमिका, माफ भी कर दो उसे। उसकी गलती इतनी बड़ी भी नहीं है और कम से कम उसे अपनी बात कहने का मौका तो दो। यह सब देखकर भूमिका के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता।
अब उसका एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा उन सभी की ओर था। अब वह कहती है, ये गोल गोल बातें छोड़कर क्या कोई मुझे ये बताएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। निखिल कहता है, मैं कब से यही बताने की तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेने गया था, लेकिन जब तुम कुछ सुनो तब तो कुछ पता चले ना। अब तुम इस बारे में कुछ मत सुनो, अच्छा होगा कि अपनी आंखों से ही देख लो। ऐसा कहकर वह भूमिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। भूमिका अपने हाथ को खींचते हुए वहीं रुक जाती है और कहती है, सरप्राइज? और जो सब कुछ तुम उन लोगों से कह रहे थे उसका क्या? और सिर्फ उन्हीं से क्यों? तुमने जो पहले मुझे कहा उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? अब निखिल कहता है, आई एम सो सॉरी, अब आओ भी प्लीज, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अब भूमिका के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वह हल्के गुस्से के साथ आगे बढ़ती है। निखिल भूमिका को वापस उसी की गाड़ी के अंदर ले जाता है। फिर जहां पर उसने भूमिका को बंद किया था, ठीक उसी के नीचे से एक और ढक्कन खोलता है। फिर भूमिका को उसमें देखने के लिए इशारा करता है। भूमिका यह कहते हुए अपने धीमे कदमों से आगे बढ़ती है। तहखाने के नीचे तहखाना। जब भूमिका उसमें देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर वह अपनी आंखों को रगड़ती है और दोबारा से देखती है। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है, यह तुम्हारे पास कब और कैसे? अब भूमिका गाड़ी से बाहर चली जाती है और फिर अर्जुन और सम्मुख पर भड़कते हुए कहती है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। कम से कम तुम्हें तो बताना चाहिए था ना। तुम जानते भी हो यह चीज कितनी खतरनाक है। इसके साथ अकेले निपटना जानलेवा है। इस पर अर्जुन सिंह अपना एक हाथ आगे करके उसे ऊपर की तरफ घुमाते हुए अपनी गर्दन हिलाकर जवाब देता है, अभी अभी तुम जिसकी जान लेना चाहती थी तुरंत ही उसकी जान की इतनी फिक्र होने लगी तुम्हें, कमाल है। कभी सोला कभी शबनम। इतना कहने के बाद वह सम्मुख की तरफ देखता है और गंभीरता के साथ पूछता है, सम्मुख, क्या तुम जानते हो कि ऐसा कब होता है? सम्मुख अर्जुन सिंह की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। अब भूमिका को काफी एम्बैरेसिंग लगता है। फिर इसी वक्त अर्जुन सिंह भूमिका के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाने के अंदाज में कहता है, तुम्हारी ही तरह हमें भी कुछ नहीं पता था, वरना हम उसे अकेले नहीं जाने देते। जब हमें यह पता चला तब तक तुम पहले से ही बाहर जा चुकी थी। अब तक निखिल भी गाड़ी से बाहर आ चुका था। भूमिका निखिल की तरफ देखकर गुस्से से लाल पीली होते हुए कहती है, मुझसे यह सब छुपाने की क्या जरूरत थी? और वह सारी बकवास क्या थी जो तुमने मेरे साथ यह सब क्यों किया? अब निखिल मुस्कुराते हुए कहता है, वंस अगेन आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी दिक्कत उठानी पड़ी, लेकिन मैंने यह सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि एक्टिंग ओरिजिनल लगे। उन लोगों को यकीन हो जाए कि मेरे पास सिर्फ मेरी जिंदगी का मकसद भूमिका है। इसके अलावा मैं बाकी किसी के बारे में नहीं जानता। यह सुनकर भूमिका को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि निखिल सबके सामने इस तरह की भी कोई बात कहेगा। अब भूमिका कहती है, इस कारनामे को इस तरह अंजाम देने का तुम्हारा कोई और भी मोटिव रहा होगा, वह भी तो बता दो। अब निखिल कहता है, मोटिव बस इतना ही है, उन्हें हर वक्त यही लगे कि मैं तुम्हें केवल किडनैप करके ले जा रहा हूँ और हम आसानी से बिना किसी मशक्कत के यहाँ से बाहर निकल सकें। ठीक इसी वक्त ऑफिसर पुनर्रूपन भी वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ आकर उन सभी से कहता है, तुम सभी के यहाँ से जाने का पूरा बंदोबस्त हो गया है, तुम चाहो तो अभी निकल सकते हो। अब अर्जुन सिंह कहता है, थैंक यू सो मच ऑफिसर, हाँ हमें अभी निकलना होगा। यहाँ से वापस जाने के लिए सम्मुख ने प्राइवेट जेट का बंदोबस्त किया था और परमिशंस की फॉर्मेलिटी पुनर्रूपन ने पूरी कर दी थी। अब पुनर्रूपन निखिल से हाथ मिलाते हुए कहता है, ये मुझे समझ में आ गया है कि तुम लोगों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी ये जानने की ख्वाहिश है कि तुमने ये सब कैसे किया। अब भूमिका कहती है, हाँ बिल्कुल सही सवाल पूछा है, इसका जवाब तुम्हें डिटेल में देना होगा निखिल। अब निखिल हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ऑफिसर बस कुछ ही घंटों में तुम्हें सब खुद पता चल जाएगा। और फिर भूमिका की तरफ देखते हुए आगे कहता है, हम इस मुद्दे पर कभी भी बात कर सकते हैं, फिलहाल हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब भूमिका सम्मुख की तरफ देखते हुए कहती है, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, फिलहाल के लिए बस इतना ही कहूंगी कि उस बच्चे का ध्यान रखना, वक्त मिले तो भारत आना, बाकी बातें वहीं करेंगे। शांभवी को साथ लाना बिल्कुल मत भूलना। इस पर सम्मुख मुस्कुराकर मजाक करते हुए कहता है, तुम शादी करो, मैं और शांभवी अटेंड करने जरूर आएंगे।
अब भूमिका सम्मुख को घूरती है, लेकिन बाकी सभी इधर उधर चेहरा करके अपनी मुस्कान को छुपाने लगते हैं। इधर सान्याल हाउस में अनिका जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलती है, कुछ ही कदम चलने पर उसकी ओर एक नुकीली चीज आती है। अनिका झट से एक और होते हुए उसे अपने हाथों की 2 उंगलियों से पीछे की तरफ से पकड़ लेती है और फिर एक कोने से चिपक जाती है। उसके बाद अपने हाथ में पकड़ी हुई इस चीज को देखती है तो पाती है कि यह 1 सेंटीमीटर लंबी पेन की नीब जैसी चीज थी। इसमें लिक्विड भरा हुआ था। बड़ी जाहिर सी बात थी कि यह या तो कोई जहरीला द्रव था अथवा बेहोशी का कोई ड्रग। एक पिलर के पीछे खुद को सुरक्षित करते हुए वह उस जगह को ठीक तरह से देखने लगती है। यह एक लंबी गैलरी थी जिसमें जगह जगह पर अलग अलग तरह की कलाकारियां दीवारों पर दिखाई दे रही थी और इन्हीं कलाकारियों के बीच अलग अलग तरह की नक्काशियां भी थी। इन्हीं नक्काशियों के बीच यहाँ छिपे हुए हथियार और कैमरे थे जिन्हें देखकर उनके बारे में जाना नहीं जा सकता था। अब अनिका पूरी तरह से फंस चुकी थी। ना वह आगे बढ़ सकती थी, ना वापस पीछे हट सकती थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कल अपलोड करूंगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।